नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां विदेश मंत्री के राहुल गांधी पर दिए बयान पर जयराम रमेश ने निशाना साधा है। दूसरी बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो ये खंडवा से सामने आ रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ शिवराज सरकार पर जमकर बरसे। चौथी और आखिरी बड़ी खबर औरैया से है, जहां खाकी को शर्मसार किया गया। क्या है मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में राहुल गांधी पर एक बयान दिया था कि विदेश दौरों पर भारत के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। जयशंकर ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाना देश के हित में नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जयशंकर के इस बयान का जवाब दिया है। जयराम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि जिस शख्स ने राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने की प्रथा शुरू की, वह कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिसने आपको, यानी कि जयशंकर, मंत्री का पद दिया। आप इसे जानते हैं, लेकिन आप इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जयराम रमेश के बाद कांग्रेस के एक और महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने भी जयशंकर पर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों का मजाक उड़ाया है और देश के 70 साल से अधिक पुराने इतिहास पर प्रकाश डाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आलोक सोती जी, अब राष्ट्रीय राजनीति को देश से बाहर ले जाने वाली बात सामने आई है कि देश से बाहर ले जाया जा रहा है। अब इस पर भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपने देखा था जिस तरीके से मोदी जी ने कई बार ऐसे बयान दिए जिसको कि लोगों को लगा, कांग्रेस को या विपक्ष को लगा कि वो देश की बात जो है बाहर के पृष्ठ पटल पे, विश्व के पृष्ठ पटल पे कर रहे हैं। हाँ, उनके फेवर में भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी आजकल जो बातें कर रहे हैं, और उसका दिक्कत ये होती है कि उसका तुरंत काउंटर पार्ट उस देश से आ जाता है, जिससे कि जो है राहुल जी की खुद की जो छवि है उस पे भी जो है धूमिल होने लगती है। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि जो देश की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसको अपने तक रखा जाए, और जो विदेश नीति है उससे नीति संबंधित है उसको लिया जाए। या जो बहुत से ऐसे कार्यक्रम होते हैं, ऐसे डायस्पोरा होता है जिसमें आप अपनी वो नीति बता सकते हैं जो आप वहां पे ला रहे हैं, जो हकीकत है। उस चीजों को अगर वो बयान करें तो बेहतर होगा। जैसे आप देखते हैं कि मोदी जी जहां जाते हैं, अभी आपने ऑस्ट्रेलिया का दौरा देखा था जहां पे वर्तमान प्रधानमंत्री और विपक्ष के और भूतपूर्व प्रधानमंत्री सब थे, और बोला था कि मोदी इज द बॉस। और मोदी जी बड़े ही खूबसूरती तरीके से भारत के बढ़ते कदम, भारत की नीतियों का बहुत ही खूबसूरती से व्याख्यान किया था। यही कला अगर राहुल जी का 10 या 15-20% भी अगर ले आते हैं और उसको इस तरीके से व्यक्त करेंगे कि जिस तरीके से, ऐसा नहीं है कि उनके 70 साल का जो इतिहास है उसमें उनके पास या कांग्रेस के पास या यूपीए के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो उन चीजों को बताएं और बताएं वो कैसे उसको और बेहतर कर सकते हैं, तो वो बेहतर रहेगा, ना कि वहां जाके इस तरीके की जो बातें करते हैं जिससे कि वोटिंग, जिसमें आपको लगे कि हमको वोट्स परसेंटेज हमारी पार्टी का बढ़ जाएगा, वो वहां से नहीं बढ़ेगा। वहां से ये तो इंटरनल है, इंटर्न बढ़ेगा। वहां पे आपको एक ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा ना लगे कि मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध होने लगे। तो इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। राहुल जी एक बड़े नेता हैं, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हालांकि आजकल नहीं है, लेकिन उनकी बातों का बहुत दूर तक माने निकलता है। लेकिन एक बात और जो सामने आती है वो ये है कि जैसे कि रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जिन्होंने आपको मंत्री बनाया वो देश की जो राजनीति है उसे बाहर कर रहे हैं, कि 70 सालों का जो इतिहास है वो इतना अच्छा नहीं है। यानी कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने प्रहार किया है कि ये देश की राजनीति को बाहर लेकर गए, विदेशों में लेकर गए और इन्होंने शुरुआत की। तो क्या मतलब इसमें क्या कहा जा सकता है कि जो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति यानी कि देश की जो बातें 70 साल के इतिहास के बारे में जो बताते हैं, वो बाहर जाकर के कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और राहुल गांधी अब वर्तमान सरकार को लेकर के जा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ यहाँ गलतियां कर रही है सरकार। तो इस तरह से तो दोनों तरफ से ये देश की बदनामी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपने मोदी जी को बहुत फॉलो किया अपने राजनीतिक एनालिसिस में, तो उसमें उन्होंने एक बात कही थी, वो भी एक रेफरेंस में कही थी कि पहले जो था कि हमको कहने में गर्व नहीं होता था कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था, और उसी को जो है हम लोग ने अब धीरे धीरे निकाला है। और मैंने आपको बताया था जैसे कि कल भी कि सन 74 में हम लोग की यह हालत थी कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन नहीं थे और कनाडा डेवलप था, वहां से आता था। और आज हम लोग की 2020 में ऐसी स्थिति थी कि कोरोना वैक्सीन हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ऐसा चीजें रहती हैं, किस रेफरेंस में आप देखते हैं। मैं वही कहना चाहता हूं कि गिलास आधा खाली है, भरा है, या आधा हवा से भरा है, इस बात को देखना और समझना है। जब भी आप कभी विदेश जाएं तो आपके में कांग्रेस ने भी बहुत अचीवमेंट किया, उसने काफी, कोई भी अगर सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसने काफी काम किया होता है, उस चीजों को उनको वहां बताना होगा। अगर आप वहां जाके इस तरीके की बात करेंगे जिससे कि आपकी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़े, वो गलत हो जाता है। जो आपने आज तक काम किया है उसको और बेहतर तरीके से, जिस तरीके से मोदी जी अपनी एक विशेष शैली से दुनिया को दिखाते हैं, अगर राहुल जी भी उस शैली को अडॉप्ट कर ले और चीजों को जो उनके शासन काल में या उनके श्रीमती इंदिरा गांधी या पंडित जी के समय जो हुआ था, अगर उसको भी कायदे से व्याख्यान करेंगे तो भी कांग्रेस और यूपीए का मान बढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी के लिए। तो अब देश की राजनीति को बाहर ले जाने की स्थिति में रार ठनी हुई है कि कौन लेकर बाहर पहले गया। फिलहाल इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आलोक श्रोती। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार की एमएसपी बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा नेताओं की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब यूपीए की सरकार थी तो धान में 134% की वृद्धि हुई थी, 61%, अभी 61% की हुई है। ज्वार में हमारे समय में 191% और इनके समय में 108% की वृद्धि हुई है। बाजरा में हमारे समय में 143%, इनके समय में 100% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि रागी में यूपीए की सरकार में 191% की वृद्धि हुई, एनडीए के समय 148% की वृद्धि हुई। मक्का में हमारी सरकार में 150% और इनके समय में 60% की बढ़ोतरी हुई है। अरहर में यूपीए ने 209% और एनडीए ने 61% की वृद्धि की। देखा जाए तो हमारी सरकार की तुलना में अभी वृद्धि आधी है। रमन सिंह जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। डबल इंजन की सरकार में किसानों को कितना लाभ हुआ, यह बताएं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है किसानों के आय दुगुना करने के, और इस साल जो एमएसपी में वृद्धि हुई है उसके बारे में बढ़ चढ़ के दावा कर रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि यूपीए के समय में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर 2014 तक के, और मोदी जी 2014-15 से लेकर 2023-24, यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो धान में हमारे समय में 134% की वृद्धि हुई है, जबकि उसके समय में केवल 61% की हुई है। जवार में 191%, उसके समय में, इनके समय में 108। रमन सिंह जी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार में किसानों को कितना हुआ? यदि डबल इंजन की जगह यदि यूपीए की सरकार होती तो जो 134% की वृद्धि हुई और उसी दर पे वृद्धि होती, कितने हजार करोड़ का नुकसान छत्तीसगढ़ के किसानों और देश के किसानों को हुआ। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा भूपेश बघेल ने अभी जो बयान दिया है उस हिसाब से और जो आंकड़े उन्होंने पेश किए हैं उस हिसाब से अगर जो देखा जाए तो वास्तव में बहुत जो यूपीए ने जो माफ़ कीजिएगा एनडीए की सरकार ने इस समय
फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है वो मामूली लग रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, इन्होंने तुलनात्मक आंकड़े पेश किए हैं। जो यूपीए सरकार का जो 9 साल का कार्यकाल है उसके दौरान कितनी वृद्धि हुई है और पहले एनडीए सरकार के दौरान अभी कितनी वृद्धि हुई है, ये सरकार के दौरान कितनी वृद्धि हुई है, दोनों का उन्होंने तुलनात्मक आंकड़ा पेश किया है। और उस आंकड़े के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली जब यूपीए सरकार थी तब किसानों को ज्यादा फायदा हुआ। चाहे वो धान की बात की जाए, चाहे रागी की बात की जाए, चाहे मक्का की बात की जाए, जो भी मोटे अनाज है जिसका एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है और उसका तुलनात्मक रूप से यूपीए सरकार में ज्यादा उसकी वृद्धि हुई है, तुलनात्मक रूप से एनडीए की मौजूदा सरकार की तुलना में। कुल मिलाकर के यही भूपेश बघेल कहना चाह रहे हैं। उनका कहना था कि किसानों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी होने की बात करती है, लेकिन दरअसल ऐसी बात है नहीं। किसानों का हित यूपीए सरकार में ज्यादा हुआ था और एनडीए की मौजूदा सरकार में मोदी जी के पिछले 9 साल के राज में किसानों को, और उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि छत्तीसगढ़ के जो किसान है उनका हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन डबल इंजन की सरकार में तो लगातार जो है किसानों को मिला क्या? उनको जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसके अनुसार उनकी आय दुगुनी होनी थी, लेकिन आय तो दुगुनी नहीं हुई, लेकिन इनका जो लागत है वो जरूर दुगुना हो गया है। ये कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है। जी, तो क्या माना जाए, अगर जो इस तरह से बयानबाजियां तो हो रही हैं, तो माना क्या जाए कि अभी एनडीए को और कुछ ज़्यादा वृद्धि करने की आवश्यकता है, तभी ये जो किसानों की आय दुगनी हो पाएगी या फिर उनके आय में बढ़ोतरी हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार जो एमएसपी बढ़ाया जाता है वो किसानों से उसको बहुत ज्यादा लाभ, चाहे कोई भी सरकार हो सकता है कि 1% का ऊपर नीचे हो। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जो दे रहे हैं वो यूपीए के 10 साल का आंकड़ा दे रहे हैं, मौजूदा सरकार के 9 साल का आंकड़ा है। ये दोनों का तो 1 साल अभी और है, हो सकता है 1 साल में इतना बढ़ा दे कि दोनों करीब करीब बराबर हो जाए, ये स्थिति बने। लेकिन किसानों की स्थिति पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो किसानों की स्थिति क्या है? किसान लगातार जो है, जो खासकर छोटे किसान हैं उनकी जमीनें जो है लगातार बिक रही है। आत्महत्या के मामले अगर पूरे देश के किसानों को देखेंगे तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो किसानों की स्थिति बहुत अच्छी, चाहे यूपीए सरकार की बात कर ले, चाहे मौजूदा सरकार की बात कर ले, बहुत अच्छी हो गई हो, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ गया हो, ऐसी स्थिति तो कम से कम धरातल में देखने को नहीं मिलती। जी, धरातल पे नहीं देखने को मिल रही है। अभी सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय शेखर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि यूपीए की जो तुलना की जा रही है एनडीए सरकार की एमएसपी वृद्धि को लेकर, चाहे कुछ भी तुलना की जाए, लेकिन अभी भी किसानों की जो हालत है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिशन 2023 के दौरे की शुरुआत करते हुए खंडवा जिले के हरसूद विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोकी है। उन्होंने खंडवा की मीडिया से मुखातिब होते हुए शिवराज सिंह सरकार पर लगातार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरसूद को धोखे की राजनीति का गढ़ बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बल्कि हरसूद के लोग खुद कहते हैं पूरे प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। युवा और किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार देना प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी का विजन सिर्फ करप्शन है। उनका विकास टीवी पर दिखता है, जबकि विकास विजन से आता है, न कि टेलीविजन से। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनकी झूठ की मशीन चलती है, अभी तो डबल स्पीड में चल रही है। ये सोचते हैं कि घोषणा कर करके अपने पाप धो लेंगे, लेकिन पाप का घड़ा भर गया है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। इनके आखिरी 5 महीने बचे हैं। शिवराज सिंह ने 22,000 घोषणाएं की हैं। 18 साल में जहां देखो वहां खोखलापन, खोखली व्यवस्था है। ये आज झूठ और भ्रष्टाचार का प्रदेश बना हुआ है।
हमारा घोटाला प्रदेश बना हुआ है, हमारा अपराध प्रदेश बना हुआ है। बेरोजगारी में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, कानून और व्यवस्था में नंबर 1, ये अपने प्रदेश की हाल है। और शिवराज सिंह जी, जिनकी झूठ की मशीन चलती है, अब तो डबल स्पीड से चल रही है, क्योंकि आखिरी 5 महीने बचे हैं। ये सोचते हैं कि जो घोषणाएं कर रहे हैं ये अपने पाप धो लेंगे, पर पाप का घड़ा तो भरा हुआ है। तो ये आज तस्वीर प्रदेश की आप सबके सामने। हरसूद के लोग कहते हैं कि किस प्रकार से ये धोखे की राजनीति, गुमराह करने की राजनीति, गड़गड़ाने की राजनीति, दबाने की राजनीति, छिपाने की राजनीति, जुल्म की राजनीति। और ये याद रखें, 5 महीने बाद क्या होने वाला है। ये जो जुल्म किया है इन्होंने, जो दबाव किया है, जो हमारे लोगों को परेशान किया है, कल के बाद परसों भी आएगा। 18 साल से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, 22,000 घोषणाएं करी, दीमक की तरह ये 18 साल को चाट रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, झूठ की मशीन कहा है शिवराज सिंह सरकार को, और डबल इंजन, मतलब डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी कहती थी, उसे झूठ की डबल मशीन कह करके संबोधित किया है कमलनाथ ने। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, आज पीसीसी चीफ खंडवा दौरे पर थे, हरसूद गए थे और हरसूद के विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी पर प्रश्न उठाया है कि हरसूद को जिस तरह से कहा जाता है कि विकास हो रहा है, लेकिन हरसूद में आदिवासियों को पट्टे नहीं दिए गए, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। 18 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है और शिवराज जी लगातार विकास के वादे कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विकास कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ कागजों में विकास दिखा है और कमीशन खोरी जमकर हुई है और पूरे प्रदेश में दीमक लग गई है। दीमक की तरह भ्रष्टाचार खोखला कर चुकी है और निश्चित रूप से अगले आने वाले 5 महीनों बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, वहीं इस बात की संकेत दिया है कि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के समय में बीजेपी के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। 22,000 से अधिक घोषणाएं उनकी अभी भी पूरी नहीं हुई हैं, तो कहीं ना कहीं घोषणाओं का सिलसिला डबल स्पीड से हो गया है। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा और जनता को देखा नहीं जा रहा है, रोजगार की सबसे ज्यादा समस्याएं हैं। जी कृष्णा, एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे। हरसूद विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कमलनाथ ने कहा है, क्या लगता है कि कमलनाथ के बातों का असर लोगों पर कितना पड़ सकता है? देखिए, चुनावी समय है देवेंद्र जी और लगातार चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज जी हो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और कमलनाथ उन विधानसभाओं पर विशेष फोकस कर रहे हैं जहां पे बीजेपी पिछले 2 से 3 बार चुनाव जीत चुकी है या कम अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी हारे हैं। तो वहां पर लगातार चाहे दिग्विजय सिंह हो चाहे कमलनाथ हो जा रहे हैं और अपने चुनावी वादों से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मीडिया से रूबरू हो रहे हो या जनता से रूबरू हो, वो अपने दावे पेश कर रहे हैं और उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो हरसूद में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोला है, इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। कानपुर के एक इंस्पेक्टर और दरोगा की करतूत ने यूपी पुलिस को शर्मसार कर दिया है। दोनों ने चेकिंग के बहाने बांदा के एक ज्वेलरी कारोबारी की कार रुकवाई। इसके बाद कार में रखी 50 किलो चांदी लूट ली। बता दें कि घटना 6 जून की है। 7 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। जांच के बाद एसपी औरैया चारू निगम और कानपुर देहात के एसपी बीबीजीटीएस मूर्ति की मौजूदगी में भोगनीपुर में तैनात इंस्पेक्टर अजय पाल कठेरिया, दरोगा चिंतन कौशिक को अरेस्ट कर लिया। वहीं सिपाही रामशंकर यादव अभी फरार है। पुलिस ने दरोगा के सरकारी आवास से लूटी गई 50 किलो चांदी की बरामद भी कर ली है।
बता दें कि आईजी कानपुर ने इंस्पेक्टर दरोगा और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। 6 जून को लगभग 2 बजे के करीब एक घटना हुई थी। 244-245 पिलर पड़ता है हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर, जो औरैया के क्षेत्र में आता है। लगभग रात के 9-9:15 के करीब ये सूचना मुझे व्यक्तिगत रूप से दी गई कि एक वाइट स्कॉर्पियो में जिसका नंबर एक जो पैकिंग वाला टेप होता है उससे छुपाया गया, उसमें 2 पुलिस वाले, जिसमें जो वादी है उसने स्पष्ट नहीं कहा, बोला 2 स्टार लगे थे और एक के 2 फीती लगी थी, तो जिससे हमें ये लगा कि एक दरोगा की वर्दी में था और एक हेड कांस्टेबल की वर्दी में था, और 2 सादा कपड़ों में लोग आए। इन्होंने जो है एक बांदा के व्यापारी मनीष सोनी, इनकी गाड़ी रोकी, जिनकी गाड़ी में उनकी भाभी का बच्चा और उनके 2 रिश्तेदार और एक ड्राइवर था। इनको रोककर इन्होंने चेकिंग के नाम पे सामान पूछा, तो इन्होंने 2 बैग जो आप देख सकते हैं, जिसको हमने पूरा बरामद कर लिया है, इन 2 बैग्स को जब दिया तो और इसके बिल मांगे तो उनके पास संभवतः बिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम बिल घर से मंगा कर देंगे। इसी दौरान जो वादी है वो इन लोगों के पास, अभियुक्त लोगों के पास जो शस्त्र थे उनको देख कर, जैसा कि वादी के द्वारा बताया गया, वो अपनी गाड़ी क्रेटा सफ़ेद रंग की वहाँ से भगा लिया। इसके बाद जब वो घर से या जहाँ से भी उन्होंने अपना बिल मंगाया, बिल मंगाने के बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीम गठित की गई। एसओजी की टीम को लगाया, साइबर की टीम को लगाया, थाने की भी 3-4 टीम गठित की गई, क्योंकि जो घटना हुई थी इसमें जब वादी वहां से चला गया तो ड्राइवर और परिवार रह गया था, जिसमें स्कॉर्पियो में ड्राइवर को बिठाकर काफ़ी देर इधर से उधर हाई एक्सप्रेस वे से उतर के एनएच पे चक्कर लगाया गया, जिसके थ्रू हमने पूरा मूवमेंट ट्रेस किया कि कहाँ से कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन किया और जो है 4-5 लोगों को हमने ज़ीरो इन कर लिया कि ये लोग घटना के समय मौके पर मौजूद थे। इनके मूवमेंट को ट्रेस किया, इनके पीछे हमने अलग अलग मुखबिर लगाए कि ये अब अगला स्टेप अपना क्या करेंगे। वी वर एक्सपेक्ट। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये उत्तर प्रदेश की लुटेरी पुलिस का क्या मामला है? जी देवेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जिस पुलिस के ऊपर लोगों की रक्षा करने की बात होती है और जिम्मेदारी होती है, वही जब पुलिस लूटपाट करना शुरू कर दे और रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानून व्यवस्था क्या होगी। और ये कानपुर देहात की जो पुलिस है उसने खाकी वर्दी को दागदार कर दिया है। 3 लोगों ने काम किया है, लेकिन पूरे महकमा उत्तर प्रदेश में बदनाम हो गया है। और ये जो घटना हुई है वो 6 जून को बांदा के एक व्यापारी मनीष सोनी के साथ हुई थी, जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से सीधे अपने बांदा की ओर जा रहे थे। और इस दौरान जो मनीष सोनी का पूर्व में कर्मचारी था संजय, वो इस मामले में संलिप्त था, उसी ने पूरी रेकी की थी। और जो अजय पाल सिंह भोगनीपुर कानपुर देहात के एसएचओ हैं, और इसके साथ ही चिंतन कौशिक जो दरोगा है, और इसके साथ ही रामशंकर जो कांस्टेबल है, इन सब के साथ मिलकर इसने यह पूरी लूट की रणनीति बनाई थी। और इस दौरान क्योंकि अजय पाल से संजय के अच्छे संबंध थे अजय पाल से, इसलिए उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को चुना, क्योंकि 8 महीने पहले ही संजय को, जो व्यापारी है, पीड़ित व्यापारी है संजय, उन्होंने इसको निकाल दिया था बाहर। इसलिए संजय लगातार किसी भी तरीके से बदला लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस से उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए पूरी रणनीति उसने भोगनीपुर एसएचओ जो है वहां पर अजय पाल सिंह कठेरिया, उनके साथ बनाई और ये 6 तारीख को घटना को अंजाम दिया। जब मनीष की गाड़ी को रोका गया, मनीष अपनी क्रेटा गाड़ी से थे और 6 जून की रात 2 बजे यहाँ से गुजर रहे थे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे थे। उस समय 2 गाड़ियां उनके पीछे लगी, एक स्कॉर्पियो थी और उसके पीछे एक और गाड़ी थी, अर्टिगा गाड़ी थी। और स्कॉर्पियो ने ओवरटेक किया, उसके बाद मनीष की गाड़ी को रोका। जो पीड़ित व्यापारी हैं उनसे जो गाड़ी में सामान रखा था, करीब 50 किलो चांदी रखी हुई थी, कुछ नकदी थी गाड़ी में, तो चांदी की पर्ची मांगी गई और ये कहा गया कि हम पुलिस वाले लोग हैं और इसकी पर्ची दिखाइए तभी यहाँ से जाने देंगे। मनीष ने अनभिज्ञता जताई, उन्होंने कहा कि ये घर पे पर्ची रखी है, हम इसको मंगवा लेते हैं, आप थाने चलिए, हम पर्ची देते हैं। तो ये जो एसएचओ है आरोपी अजय पाल सिंह कठेरिया, इन्होंने वो दोनों अपने जो बैग जिसमें चांदी भरी रखी थी वो स्कॉर्पियो गाड़ी में रख ली गई और उसके बाद वहां से फरार हो गए।
पीड़ित मनीष सोनी ने कोतवाली औरैया थाने में मामला दर्ज कराया और एसपी चारू निगम ने मामले की गंभीरता से लिया और उसके बाद उन्होंने 8 टीमें गठित की, जिसमें साइबर की टीम है, एसओजी है और भी तमाम खुफिया टीमों को अलर्ट कर दिया। उसके बाद जो सटीक जानकारी मिली कि कानपुर देहात के जो एसएचओ भोगनीपुर हैं अजय पाल सिंह कठेरिया और इसके साथ ही जो एसआई है चिंतन कौशिक, इसके साथ ही रामशंकर जो कांस्टेबल है, इन सब की संलिप्तता पाई गई। तमाम साइबर की टीमों ने ट्रैक किया। उसके बाद ये तथ्य मजबूत हो गए थे कि इन्हीं लोगों ने लूटपाट की। और इसके बाद जो मनीष सोनी व्यापारी है, पीड़ित है, उनका जो पूर्व में रहा ये संजय जो चकवा आरोपी है जिसने घटना की रेकी की और घटना को अंजाम देने में पूरी अपनी सहभागिता रखी है, इसके ऊपर शक हुआ। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो शक पूरा गंभीर हो गया और उसने वो जुर्म कबूल भी कर दिया और साफ बता दिया कि जो लूट का माल है वो भोगनीपुर कानपुर देहात के एसएचओ अजय पाल सिंह कठेरिया के मकान पर रखा है, जो सरकारी आवास है वहां रखा है। जब कानपुर देहात के एसपी बीबीजी टीएस मूर्ति और औरैया की एसपी चारू निगम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की, इस दौरान ये पता लगा कि जो दरोगा है चिंतन कौशिक, उसके यहाँ ये माल ट्रांसफर हो गया है। तो इस दौरान वहां संयुक्त छापेमारी कर माल बरामद कर लिया। उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात और इसके साथ ही औरैया पुलिस चारू निगम जो एसपी हैं उन्होंने माल को बरामद किया। इसके बाद इन दोनों लोगों को गिरफ्तारी कर ली। इसके साथ जो कांस्टेबल जो आरोपी है रामशंकर, ये अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें चिंतन कौशिक है और एसआई जो है ये, और इसके साथ ही जो एसएचओ है अजय पाल कठेरिया और इसके साथ ही जमालुद्दीन, संजय, रफत खान, राकेश, इनको गिरफ्तार किया गया है। इसकी जो कांस्टेबल फरार है, इसके भी लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी को लेकर। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो लोगों की रक्षा के लिए तैनात की जाती है, वो खुद लूटपाट करने लगे तो लोगों की सुरक्षा बिल्कुल भयावह स्थिति हो जाएगी। लोग पुलिस पर विश्वास करना बंद कर देंगे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर कायम होते हुए भी पुलिस विभाग के जो महकमे के खाकी वर्दी के जो दोनों एसपी है, चाहे एसपी कानपुर देहात बीबीजी टीएस मूर्ति हो या औरैया की पुलिस के जो एसपी हैं चारू निगम, इन्होंने पूरी संजीदगी दिखाई और अपने ही महकमे के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये सबसे बड़ी एक जो कहा जाए कि जो यहाँ इनको दोनों लोगों के लिए कहा जाए ईमानदारी की बात है कि अपने महकमे के दोनों दोषी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया, माल भी बरामद किया। उसके पीड़ित को न्याय दिलाने को लेकर उन्होंने यह परवाह नहीं की कि आखिर में खाकी दागदार होगी, यह परवाह की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो दिशा निर्देश है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और लोगों की सुरक्षा देने की जो बात है, व्यापारियों को सुरक्षा और संवर्धन देने की बात है, उस पर खड़े उतरे ये दोनों अधिकारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत राव। तो कुल मिलाकर के ये तमाम जानकारी दे रहे थे उत्तर प्रदेश की लुटेरी पुलिस के बारे में। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।